आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। पौधों के ऊतक दो प्रकार के होते हैं, बीजोतक तथा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक बीजोतक से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथेलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक हैं। आकृति और आकार के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, तब तंत्रिकाक्ष एक स्थान में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक स्थान एक अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। देखिए, इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। यह सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है तथा इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया करने से पहले विचार करते हैं।
निस्संदेह इस संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन कोशिकाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में वैज्ञानिक जॉन बार्डीन, बल्टार एच. ब्रिटेन और विलियम बी. शाक्ले द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर सामान्यतः ट्रांस तथा ईस्टर से बना है, जिसका अर्थ है कि लो रेसिस्टिव सर्किट से हाई रेसिस्टिव सर्किट में सिग्नल को ट्रांसफर करना। इसमें केवल 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होते हैं। इसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी कहते हैं। यह करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। यह सिलिकॉन व जर्मेनियम से बना होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है। इसमें धारा इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है। देखिए एमिटर, बेस, कलेक्टर, पी। देखिए एमिटर से करंट निकलती हुई, कलेक्टर बेस। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है। इसमें धारा मेजॉरिटी कैरियर होल द्वारा प्रवाहित होती है। एमिटर, बेस, कलेक्टर। देखिए एमिटर से करंट फ्लो करती हुई। प्रत्येक ट्रांजिस्टर की 3 परतें होती हैं। एमिटर, इसकी डोपिंग सबसे उच्च होती है। यह बहुसंख्यक आवेश वाहकों का उत्सर्जन करता है। बेस, यह ट्रांजिस्टर की सबसे पतली परत होती है, 0.0025 सेंटीमीटर होती है। इसके कारण ट्रांजिट टाइम कम होता है। इसकी डोपिंग सबसे कम रखी जाती है ताकि पुनः संयोजन की दर को कम किया जा सके। कलेक्टर, यह बेस से प्राप्त आवेश वाहकों को संग्रह करता है, अतः इसे संग्राहक या कलेक्टर कहा जाता है। इसकी डोपिंग बेस से अधिक व एमिटर से कम होती है। इसको सर्वाधिक चौड़ा बनाया जाता है ताकि संग्रह में उत्पन्न ऊष्मा को वातावरण में प्रवाहित किया जा सके। अब देखिए बैक टू बैक डायोड, 2 डायोड को जोड़कर भी ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है। एमिटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का बेस पतला क्यों रखा जाता है? ट्रांजिस्टर का बेस इसलिए पतला रखा जाता है ताकि एमिटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल मात्रा का लगभग 98 से 99% कलेक्टर द्वारा प्राप्त किया जा सके, क्योंकि बेस द्वारा बैरियर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, कलेक्टर, एमिटर। देखिए आई करंट, आई सी करंट। देखिए आई बी करंट बेस से। देखिए एमिटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। पीएनपी की अपेक्षा एनपीएन ट्रांजिस्टर अधिक प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि इसकी पैकिंग डेंसिटी अधिक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अधिक होती है व होल्स की मोबिलिटी कम होती है। ट्रांजिस्टर की अभिनति। देखिए बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए एमिटर, बेस, कलेक्टर, आईसी करंट, आईई करंट। देखिए आईबी करंट। ये देखिए ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और ये वाला जंक्शन देखिए रिवर्स बायस है। देखिए पीएनपी से एमिटर से करंट जाती हुई दिख रही है। और देखिए आईसी करंट,
बेस से आईवी करंट्स निकल रही है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए अमीटर, बेस, कलेक्टर, देखिए आईई करंट, आईसी करंट, देखिए आईबी करंट, देखिए फॉरवर्ड बायस। अब देखिए यह रिवर्स बायस। देखिए एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो इसे कट ऑफ रीजन बोला जाता है। यह ओपन स्विच की तरह होता है। अब देखिए यदि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस तो उसे सैचुरेशन रीजन बोला जाता है। यह क्लोज स्विच की तरह काम करता है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस तो इसे एक्टिव रीजन बोला जाता है, वर्किंग एज एम्पलीफायर। अब देखिए एमिटर बेस रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बायस तो इसमें कोई गेन प्राप्त नहीं होता है या नॉट पॉसिबल है। जब ट्रांजिस्टर स्विच की भांति प्रयुक्त होता है तो यह सिर्फ कट ऑफ व सैचुरेशन में ही संचालित ऑपरेट होता है। यदि ट्रांजिस्टर में बायसिंग न की गई हो यानी अनबायस्ड ट्रांजिस्टर है तो उससे कोई धारा प्रवाहित न होती है। इस स्थिति में दोनों जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर उच्च हो जाता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। यदि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस एवं कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो, फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध कम होता है एवं रिवर्स बायस का प्रतिरोध उच्च होता है। एमिटर करंट आई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्रवाहित होती है। बेस करंट डिफ्यूजन करंट होती है जो रिकम्बिनेशन से प्रवाहित होती है। लीकेज धारा माइनॉरिटी कैरियर के कारण प्रवाहित होती है। इसका मान ताप पर निर्भर करता है। सामान्य 10 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर यह लगभग 2 गुना हो जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल के द्वारा चालन होता है जबकि बाह्य परिपथ में चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल मुख्य आवेशवाहक चार्ज कैरियर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेशवाहक है। दोनों प्रकार पीएनपी तथा एनपीएन के ट्रांजिस्टरों में कलेक्टर धारा आईसी एमिटर धारा आईई की तुलना में कम होती है। इसका कारण बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एवं होल्स का रिकम्बिनेशन है। कलेक्टर धारा एवं एमिटर धारा का अनुपात करंट गेन कहलाता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में 3 प्रकार से संयोजित किया जाता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इस परिपथ में एमिटर इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल तथा बेस कॉमन टर्मिनल होता है। देखिए यहाँ पे बेस कॉमन टर्मिनल है। देखिए इसमें करंट गेन का मान 1 से कम होता है। देखिए इसमें पॉजिटिव सिरा जो बैटरी का है वह अमीटर से जुड़ा है, नेगेटिव बेस से जुड़ा है। अब देखिए इस बैटरी में पॉजिटिव बेस से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसमें इनपुट प्रतिरोध कम व आउटपुट प्रतिरोध अधिक होता है अतः लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। कॉमन बेस परिपथ में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा बराबर होता है आईसी बटा के आईई। इसका वोल्टेज गेन सर्वाधिक होता है। यह हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इन परिपथों में बेस इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल तथा एमिटर कॉमन टर्मिनल होता है। इसे कॉमन एमिटर संयोजन में क्षरण धारा का मान लगभग 10⁻⁴ एम्पीयर होता है। देखिए यहाँ पे एमिटर बेस इनपुट सिग्नल, देखिए बेस तथा इनपुट टर्मिनल के एमिटर टर्मिनल के दिया जाता है। अब देखिए आईसी, अब देखिए आईई, वीसीसी, आउटपुट करंट आरसी,
इसमें वोल्टेज व करंट गेन दोनों उच्च होता है। कॉमन एमिटर में सबसे अधिक पावर गेन प्राप्त होता है। कॉमन एमिटर में धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छी नहीं होती है। बीटा बराबर IC बटे की IB। देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन परिपथों में बेस इनपुट टर्मिनल, एमिटर आउटपुट टर्मिनल तथा कलेक्टर कॉमन टर्मिनल होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए BB, आई भी आउटपुट, इसे ही एमिटर फॉलोअर कहते हैं। हाई इनपुट तथा लो आउटपुट प्रतिबाधा उत्पन्न करने के लिए कॉमन कलेक्टर प्रयोग किया जाता है। कॉमन कलेक्टर परिपथ में धारा प्रवर्धन गुणांक गामा बराबर IE बटे के IB होता है। इसमें करंट गेन उच्चतम होती है। इसका वोल्टेज गेन 1 से कम होता है। इसे इम्पीडेंस मैचिंग व बफर स्टेज परिपथ में प्रयोग करते हैं। अल्फा एवं बीटा में संबंध। अल्फा बराबर बीटा बटा के 1 प्लस बीटा, बीटा बराबर अल्फा बटा के 1 माइनस अल्फा। अल्फा बीटा गामा में संबंध। गामा बराबर 1 प्लस बीटा, गामा बराबर 1 बटा के 1 माइनस अल्फा। IE बराबर IC प्लस IB, IC बराबर बीटा इंटू IB। ICEO बराबर 1 प्लस बीटा I इंटू ICBO। तीन प्रकार के बंधों, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर की तुलना। पैरामीटर। कॉमन बेस मोड, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। इनपुट गतिज प्रतिरोध RI कॉमन बेस में बहुत कम, लगभग 20 ओम। कॉमन एमिटर में कम, 1 किलो ओम। कॉमन कलेक्टर में अधिक, 1 मेगा ओम। आउटपुट गतिज प्रतिरोध R0 कॉमन बेस में बहुत अधिक, लगभग 1 मेगा ओम। कॉमन एमिटर में अधिक, 10 किलो ओम। कॉमन कलेक्टर में कम, 50 ओम। धारा लाभ AI कॉमन बेस में 1 से कुछ कम, लगभग 0.9 वाट। कॉमन एमिटर मोड में अधिक, लगभग 49 या 50। कॉमन कलेक्टर में अधिक, 50 से 51 लगभग। लीकेज धारा कॉमन बेस में बहुत कम, जर्मेनियम के लिए 5 माइक्रोएम्पियर, सिलिकॉन के लिए 1 नैनो एम्पियर। कॉमन एमिटर में बहुत अधिक, जर्मेनियम के लिए 500 माइक्रोएम्पियर, सिलिकॉन के लिए 20 माइक्रोएम्पियर। कॉमन कलेक्टर में बहुत अधिक, CE मोड के समान। वोल्टेज लाभ कॉमन बेस मोड में कम, 150 एम्पियर, 150। कॉमन एमिटर मोड में अधिक, 500 तथा कॉमन कलेक्टर में 1 से कुछ कम, 0.9 वाट। अब देखिए शक्ति लाभ AP कॉमन बेस में मध्यम, कॉमन एमिटर मोड में सबसे अधिक, कॉमन कलेक्टर में कम। उपयोग देखिए कॉमन बेस मोड का वोल्टेज प्रवर्धक व उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में। कॉमन एमिटर वोल्टेज धारा तथा शक्ति प्रवर्धक के रूप में। अब देखिए कॉमन कलेक्टर प्रतिबाधा मैचिंग व बफर स्टेज के रूप में। अब देखिए इनपुट व आउटपुट के बीच फेज अंतर। कॉमन बेस मोड में 0 सेम फेज होता है तथा कॉमन एमिटर मोड 180 अंश आउट ऑफ फेज। अब देखिए कॉमन कलेक्टर में 0 अंश सेम फेज होता है। एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा 8 मिली एम्पियर, अल्फा 0.99। निम्नलिखित में से संग्राहक विद्युत धारा कौन सी हो सकती है? IE बराबर 8 मिली एम्पियर। अल्फा बराबर होता है IC बटा के IE, तो IC बराबर हो जाएगा अल्फा गुणे के IE, यानी कि 0.99 गुणे 8 बोले तो 7.92 मिली एम्पियर। एम्पलीफायर। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में वोल्टेज प्रवर्धक के लिए कॉमन एमिटर परिपथ
प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि कॉमन एमिटर प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ अन्य प्रवर्धक की तुलना में बहुत अधिक होता है। जब अधिक प्रवर्धन की आवश्यकता होती है तब कॉमन एमिटर के कई पद एक साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देखिए इनपुट CI RI R देखिए IB IC IE C2 C1 देखिए रेजिस्टेंस 0 वोल्ट V आउटपुट VCC ICRC PNP जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर प्रवर्धन के लिए अधिक उत्तम माना गया है क्योंकि इनमें क्षरण लीकेज बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁴ एम्पीयर होता है। इसका धारा एवं वोल्टेज लब्धि गेन उत्तम होता है। तीनों प्रकार के CB CC CE मूल प्रवर्धकों में कॉमन एमिटर प्रवर्धक की शक्ति लाभ पावर गेन उच्चतम होता है। इनकी इनपुट एवं आउटपुट प्रतिबाधाओं में बहुत अधिक अंतर नहीं है, अतः कॉमन एमिटर प्रवर्धकों के कई पद कास्केड में प्रयुक्त किया जा सकता है। अन्य दो प्रकार के परिपथ कॉमन बेस तथा कॉमन कलेक्टर की तुलना में इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निम्न कोटि की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। प्रवर्धकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला वोल्टेज एम्पलीफायर, उद्देश्य के आधार पर वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। आवृत्ति के अनुसार पहला DC एम्पलीफायर 0 से 10 हर्ट्ज के लिए, दूसरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। आवृत्ति के इस परास में मनुष्य की वाणी एवं संगीत आदि यंत्रों से उत्पन्न सिग्नल होते हैं। देखिए C नंबर वीडियो प्रवर्धक अथवा दीर्घ बैंड प्रवर्धक 20 किलो हर्ट्ज से 6 मेगा हर्ट्ज तक, इनका प्रयोग टेलीविजन में होता है। अब देखिए D रेडियो आवृत्ति प्रवर्धक 100 किलो हर्ट्ज से हजारों मेगा हर्ट्ज तक। प्रायः ये प्रवर्धक ट्यून्ड एम्पलीफायर कहलाते हैं। इसका प्रयोग रेडियो प्रसारण में करते हैं। देखिए E नंबर अल्ट्रा हाई आवृत्ति प्रवर्धक 10⁻⁹ हर्ट्ज तक। प्रायः इस आवृत्ति का माइक्रोवेव प्रसारण, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में प्रयोग किया जाता है। प्रचालन के अनुसार देखिए पहला वर्ग A प्रवर्धक क्लास A एम्पलीफायर, सिग्नल इनपुट कैपेसिटर, रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, एमिटर रजिस्टर RE, एमिटर कैपेसिटर, IC कलेक्टर करंट RL, रेजिस्टेंस VCC, सिग्नल आउटपुट, बायस लेवल IC। इसके प्रचालन में विरूपण डिस्टॉर्शन कम होता है। इस प्रवर्धक की अधिकतम क्षमता 50% होती है यदि ट्रांसफार्मर कपल्ड हो। सामान्य स्थिति में दक्षता बहुत कम 20 से 35% तक होती है। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे चक्कर 360 अंश हेतु प्राप्त होता है। प्रवर्धक ए प्रवर्धक की फिडेलिटी विश्वसनीयता उच्चतम होती है। अब देखिए वर्ग बी प्रवर्धक क्लास बी एम्पलीफायर, इनपुट सिग्नल, रजिस्टर बायसिंग, कैपेसिटर 2, R1, RB1, RB2, R2, ENPN, TR1, ट्रांजिस्टर 1, ट्रांजिस्टर R2, PNP, VCC पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, RL नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 0 वोल्ट। वर्ग बी प्रचालन में कलेक्टर धारा
इनपुट सिग्नल की केवल अर्धचक्र 180 अंश में प्रवाहित होती है। इसमें डीसी शक्ति बहुत बहुत कम व्यय होती है। वर्ग बी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की अधिकतम क्षमता 78.5% तक प्राप्त होती है। इसके प्रचालन में विरूपण डिस्टॉर्शन वर्ग ए प्रचालन की तुलना में अधिक होता है। इसका निर्गम आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह होता है। वर्ग तीसरा वर्ग ए बी प्रवर्धक क्लास ए बी एम्पलीफायर। देखिए, इनपुट सिग्नल वी एन, कैपेसिटर, डायोड 1 D1, डायोड 2 D2, R2 R1, बायसिंग डायोड्स, भी इनपुट 0.7 वोल्ट, एनपीएन ट्रांजिस्टर 1, पीएनपी ट्रांजिस्टर 2, कैपेसिटर वीसीसी, आउटपुट आरएल। इस वर्ग में प्रवर्धक का प्रचालन ए तथा बी के मध्य होता है। अत्यंत लघु आयाम पर ये प्रवर्धक वर्ग ए की भांति कार्य करता है, अतः लघु आयाम के सिग्नल पर प्रवर्धक से विरूपण भी कम होता है। इसकी दक्षता 60% तक होती है। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट के आधे से अधिक व पूरे से कम यानी 180 अंश से 360 अंश के बीच प्राप्त होता है। अब देखिए चौथा वर्ग सी प्रवर्धक क्लास सी एम्पलीफायर। देखिए बी इनपुट, कैपेसिटर RB1 RB2 माइनस भी सप्लाई, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर RL, भी आउट, IC BC, ग्राउंड। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट चक्र के आधे से भी कम में 180 से कम प्राप्त होता है। वर्ग सी प्रवर्धकों में अधिक विरूपण डिस्टॉर्शन होता है। पावर सप्लाई से यह प्रवर्धक बहुत कम धारा लेते हैं। इनकी निर्गत शक्ति अधिक तथा दक्षता उच्च 90 अंश होती है। इनका उपयोग समस्वरित ट्यून्ड एम्पलीफायर में किया जाता है। देखिए पुश पुल एम्पलीफायर R1 12 वोल्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल RL। ट्रांजिस्टर प्रवर्धकों में जिनमें प्रवर्धन के लिए केवल एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, आउटपुट में अधिक विरूपण तथा आउटपुट कम होता है। दो ट्रांजिस्टर पुश पुल में प्रयुक्त करने पर विरूपण काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके प्रयोग से आउटपुट दोगुनी हो जाती है। पुश पुल प्रवर्धक में प्रयुक्त दो ट्रांजिस्टरों को दी जाने वाली इनपुट परस्पर 180 अंश पर विस्थापित होती है। इस कार्य के लिए फेज इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। पुश पुल प्रवर्धक के आउटपुट सिग्नल में सम हार्मोनिक्स इवन हार्मोनिक्स नहीं होती है, जिसके कारण विरूपण कम हो जाता है तथा प्रति ट्रांजिस्टर अधिक आउटपुट शक्ति प्राप्त होती है। प्रवर्धक संबंधित तथ्य। ट्यून्ड एम्पलीफायर का प्रयोग एक निश्चित आवृत्ति तथा उसके निकट आवृत्तियों के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। ये प्रवर्धक नैरो बैंड प्रवर्धक होते हैं। जनरल एमिटिंग एम्पलीफायर का सिग्नल कला रिवर्स होता है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल तथा आउटपुट सिग्नल के बीच 180 अंश का कलांतर होता है। एम्पलीफायर इनपुट संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना है, क्योंकि एम्पलीफायर सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से वोल्टेज गेन 1 से कम होता है। कॉमन एम्पलीफायर का इनपुट तथा आउटपुट एक दूसरे के फेज में होते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के इनपुट तथा आउटपुट के बीच में 180 अंश का फेज डिफरेंस होता है। सर्वोत्तम लब्धि हाईएस्ट गेन के लिए कैस्केड एम्पलीफायर को वरीयता दी जाती है। फीडबैक एम्पलीफायर किसी युक्ति की आउटपुट वोल्टेज या धारा का कुछ अंश फ्रैक्शन इनपुट में वापस दे दिया जाता है, तो इसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक के साथ प्रवर्धक की गेन को क्लोज लूप गेन कहा जाता है। फीडबैक के बिना प्रवर्धक की गेन को ओपन लूप गेन कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं।
देखिए पॉजिटिव फीडबैक, इसमें इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल एक ही फेज 0 1 से या 360 अंश में होते हैं। ए बराबर ए बटे के 1 माइनस ए बी, ए प्रवर्धक का ओपन लूप गेन, बीटा फीडबैक गेन जिसका मान 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा अथवा बराबर हो सकता है। ए एफ फीडबैक के साथ प्रवर्धक का गेन है। देखिए ऋणात्मक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इनमें इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक के बीच 180 अंश का फेज अंतर होता है। ए एफ बराबर ए बटा के 1 प्लस ए बीटा। नेगेटिव फीडबैक के लाभ, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, प्रवर्धक की वोल्टेज गेन का स्थिर स्टेबल करता है। अब देखिए डी ए एफ बटा के ए एफ बराबर डी ए बटा के 1 प्लस ए बीटा। नॉन लीनियर विरूपण, डिस्टॉर्शन तथा नॉइज को कम करता है। डी एफ बराबर डी बटा के 1 प्लस ए इंटू बीटा। यह इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करता है। यह इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाता है जिससे लोडिंग इफेक्ट कम होती है। आर आई एफ बराबर आर आई कोष्टक में 1 प्लस ए इंटू बीटा, बैंड चौड़ाई को बढ़ाता है, बैंडविड्थ को बढ़ाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, फीडबैक प्रवर्धक में बहुत ही उच्च इनपुट एवं आउटपुट प्रतिबाधा प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली टोपोलॉजी धारा श्रेणी है। एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर के लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विन्यास उपयोग किया जाता है। धनात्मक फीडबैक ऑसिलेटर में प्रयोग होता है। एक डार्लिंगटन पेयर और एक एमीटर फॉलोअर का समान वोल्टेज गेन होता है। शून्य क्रॉसिंग सूचक के पुनर्निवेशी पथ में परिपथ सीमांत होना चाहिए। ऋणात्मक फीडबैक की भूमिका के साथ एक एम्पलीफायर का लाभ बैंडविड्थ गुणक समान रहेगा। एक एम्पलीफायर में श्रेणी शंट नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग करने से इनपुट प्रतिबाधा बढ़ेगी और आउटपुट प्रतिबाधा घटेगी। प्रवर्धक की लब्धि को अस्थायी बनाने के लिए ऋणात्मक पुनर्निवेशन का उपयोग किया जाता है। एक प्रवर्धक में फीडबैक हमेशा उसके निर्गम नियंत्रण में सहायता करता है। प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश से कम गेन, अधिक बैंड चौड़ाई प्राप्त होती है। मूल हर्टले दोलक एक मध्य अंश निष्कासित प्रेरक और एक संधारित्र में प्रयुक्त होता है। एम्पलीफायर में ऋणात्मक विरूपण डिस्टॉर्शन कम करता है। और देखिए वेन ब्रिज के दोलन की आवृत्ति पर फीडबैक फैक्टर 1/3 होता है। ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग किया जाता है। सिस्टम में इनपुट और फीडबैक सिग्नल आउटपुट एक फंक्शन है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपी एम्पलीफायर एक उच्च लाभ डिफरेंशियल प्रवर्धक हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। V1 V2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर, लेवल शिफ्टर, बफर, क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। आउटपुट लोडिंग समस्या से बचने हेतु ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज से पहले बफर का प्रयोग किया जाता है जिसकी बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा तथा कम आउटपुट प्रतिबाधा होती है। यह वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। सिग्नलों प्रवर्धकों एक वर्सटाइल युक्ति है जिसके द्वारा डीसी व एसी सिग्नलों को प्रवर्धित किया जा सकता है। मूलतः ऑपरेशनल एम्पलीफायर गणितीय ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अवकलन तथा इंटीग्रेशन करने हेतु डिजाइन किया गया था। ऑपरेशनल प्रवर्धक का प्रतीक, सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर V2 V1 माइनस प्लस VO बराबर AD कोष्टक में V1 माइनस V2, जहाँ AD डिफरेंशियल गेन है। आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रवर्धक की विशिष्टताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निम्न लक्षण होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज गेन इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, परफेक्ट बैलेंस V1 बराबर V2 अर्थात V0 बराबर 0, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो
इनफाइनाइट, स्लीव रेट इनफाइनाइट। अब देखिए डेफिनेशन, इन्वर्टिंग इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेगेटिव चिन्ह टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, अर्थात इस पर दिए गए इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल विपरीत कला 180 अंश पर प्राप्त होता है। देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट